ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने लास्ट टाइम किया था, एंड वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर is defined by this symbol, and then based on that हमने कुछ numericals भी किए थे, if you remember. हाँ, so ये numericals हमने कुछ किए थे, and then हमने किया था last time what is scalar field. So scalar field, what is a scalar field? A scalar field is simply a scalar valued function of three variables. एंड इसके फिर हमने कुछ फिजिकल एग्जाम्पल्स भी देखे थे, एंड टू फिक्स द आइडिया मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिखाए थे, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस. सो एट ईच पॉइंट दिस फंक्शन इज डिफाइंड, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट इट इज ए स्केलर. सो इट इज ए स्केलर फील्ड और स्केलर फंक्शन. ओके, एंड यहाँ पर एक और मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल नंबर 5. यहाँ पर यू कैन सी that this field is defined at every point, but not at where x square plus y square equal to 0. So z axis पर ये defined नहीं था. And then फिर मैंने ये बताया था आपको, if f is a scalar field, then if you define a surface, okay, f x y z equal to c, where c is a constant, then these are called isotemic surfaces, and isotemic surfaces are the surfaces which have equal value. Isotemic means equal value. So in particular, if f denotes temperature, then they are called isothermal surfaces, and if f denotes, for example, pressure, then in physics they are called isobaric surfaces. ये यहाँ तक हमने last time किया था. Okay, so आइसोटेमिक सरफेसेस को तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो? आइसोटेमिक सरफेसेस आर द सरफेसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या लूँ कुछ, हाँ कॉपी है एक, सपोज ये कॉपी है. ओके, सो एक ये है यहाँ पर, दिस वन इज वन सरफेस. सो इसके नीचे एक और सरफेस है, फिर इसके नीचे एक और सरफेस है, बहुत सारे पेजेस है ना. सो दीज आर कॉल्ड आइसोटेमिक सरफेसेस. ओके, और यू कैन इमेजिन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक कंसेंट्रिक स्फीयर्स, तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स कौन से होते हैं? स्फीयर्स विच हैव सेम सेंटर, राइट. तो कंसेंट्रिक स्फीयर माने एक के अंदर एक स्फीयर ले लिए, दे आर ऑल्सो आइसोटेमिक सरफेसेस. या यू कैन इमेजिन, जैसे कि कोन सबने देखा है, आइसक्रीम सब ये खाते हैं ना आइसक्रीम, तो उसका कोन होता है, कोन वाली आइसक्रीम एक खाते हैं, तो वो इस तरह के कोन होते हैं, राइट. दे आर कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन, एंड कोन के अंदर एक के अंदर एक के अंदर बहुत सारे कोन रखे हैं, दे आर आइसोटेमिक सरफेसेस. ओके, सो ऑल राइट सर्कुलर्स, और इसी तरह से और ऑल राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, ओके, विद दैट जेड एक्सिस एट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. फॉर एग्जांपल, ओके, सपोज सिलेंडर हैं, बहुत सारे सिलेंडर हैं जो एक के अंदर एक हैं. ओके, सो एक्सिस उनकी कॉमन है, उनकी एक्सिस कॉमन है, और बहुत सारे ऐसे सिलेंडर हैं एक के बाद एक. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटेमिक सरफेस. सो नाउ लास्ट टाइम हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई के कुछ क्वेश्चंस तो किए थे, लेकिन अब वी वांट टू नो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड. ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है? लेट अस नो दैट. सो एज आई हैव सेड दैट ए स्केलर फील्ड कैन बी कंसिडर्ड एज ए सीरीज ऑफ लेवल सरफेसेस. हम क्या करते हैं, स्केलर फील्ड को हम सीरीज ऑफ लेवल सरफेसेस कंसिडर कर लेते हैं. मीन्स बहुत सारी सरफेसेस हैं लेवल में, एक सरफेस है, फिर ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, इस तरह से सरफेसेस हैं कुछ. ओके, बट we consider only two of them. Okay, and हम उनको we assume that they are very close to each other. Okay, they are very very close to each other, infinitesimal close to each other. So we consider two such surfaces. Okay, and let this first surface पर इसकी वैल्यू क्या है, phi. Okay, so scalar field क्या है हमारा, phi. And as we go from one surface to another, this phi changes by a constant value. Let us say phi plus d phi. So मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बनाती हूँ. So
gradient of a scalar field कोई एक सरफेस मैंने यहाँ ले ली and I consider one more surface here, and then I take a point on this surface. This is the unit normal, and this point is, let us say, A, and I take another point B on another in this surface. So इसको मैं B बोल देती हूँ. ओके, एंड यहाँ स्केलर फील्ड है फाई, एंड ये सरफेस है फाई प्लस डी फाई. ओके, एंड इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, डी एन. इज दिस ऑल राइट? सो as you know, a scalar field can be considered as a series of level surfaces upon each of which this phi has a constant value. Okay, as we pass from one no, कहाँ चला गया? कहाँ पहुँच गया भाई? हाँ, as we pass from one surface to another surface, phi changes by a constant value. Okay, so यहाँ पर phi है इसकी value, और यहाँ पर phi plus d phi है, and the distance between these two surfaces is AC, which is of the length dn. Okay, and now let r is the position vector of this point A. Okay, r is the position vector of this point A with respect to some arbitrary origin. Let us say यहाँ पे कोई origin है इसका, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, हम यहाँ पर कोई रेफरेंस फ्रेम तो हमेशा बनाना पड़ता है ना, तो ये सपोज कोई भी पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस है r. ओके, सो ये विथ रेस्पेक्ट टू द आर्बिट्ररी ओरिजिन, ये क्या है हमारा, b r plus dr. So position vector of A is r, okay, with respect to some arbitrary origin O, and the position vector of this point B is r plus dr with respect to this arbitrary origin O. Then this distance is, let us say, is dr. Okay, this is dr. Okay, so vector drawn from A to B is dr. यहाँ तक समझ में आ गया? तो फिर आगे करें. हमने क्या किया कि हम दो सरफेस कंसीडर करते हैं. वी वांट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड. सो वी कंसीडर टू सरफेसेस. तो मैंने उसको यहाँ एक ये बना दिया नीचे के, जिस पर हमारी स्केलर फील्ड है फाई, एंड यहाँ एक दूसरी सरफेस बना दी है जिस पर की स्केलर फील्ड की वैल्यू है फाई प्लस डी फाई. ओके, एंड ये दो सरफेस हमने कंसीडर किए हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इन्फिनिटेसिमल क्लोज टू ईच अदर. ओके, सो ऑन दिस सरफेस, लोअर सरफेस, पहले मैंने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर किया जिसको मैंने ए बोला है, एंड ए का पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, स्मॉल आर. पोजीशन वेक्टर को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. सो पोजीशन वेक्टर इज आर, एंड पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, r प्लस डी आर with respect to some arbitrary origin, let us say O. Okay, then the distance from A to B is dr. Okay, is it clear up to here? And the minimum distance between these two surfaces, okay, is AC, which has length dn. Okay, and
and suppose this is the angle between AB and AC, and this is, let us say, is theta. Okay, so पहले मैं यहाँ तक लिख देती हूँ, फिर उसके बाद आगे बताना शुरू करूँगी. Okay, so a scalar field can be considered as a series of level surfaces upon each of which phi has a constant value. Now as we go from one surface to another, as we pass from one surface to another, phi changes by a constant value. Okay, so now let us consider two such surfaces. Which are very close to each other. And specified by a constant scalar function phi and phi plus d phi. Okay, now let R be the position vector of a point A, okay, which is on the surface phi, okay, with respect to arbitrary origin O, okay, and R plus dr is the position vector of a point B on the surface phi plus d phi with respect to the arbitrary origin O.
Okay, and the minimum distance between, क्या था वो, between the surfaces phi and phi plus d phi, okay, is AC, which is of the length dn. Okay, and which is and is in the direction of unit normal n hat, unit normal vector n hat at a. ओके, सो यहाँ तक तो मैं आपको बता दिया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. हमने क्या किया कि वी कंसीडर टू सरफेसेस. सो हमने एक सरफेस यहाँ कंसीडर की, एक और सरफेस यहाँ कंसीडर की. ओके, एंड यहाँ पर वैल्यू है स्केलर फील्ड की फाई, एंड यहाँ पर वैल्यू फाई प्लस डी फाई. एंड यहाँ पर मैंने जो पॉइंट ए लिया है इसका कोई पोजीशन वेक्टर है स्मॉल आर. ओके, and this position vector is with respect to the arbitrary origin O. and इसी तरह से B का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है with respect to the arbitrary origin, okay, R plus dr. and the ये angle between AB and AC is theta, and the minimum distance from one surface, this means this surface which has the value phi to phi plus d phi, यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा AC, और उसको हमने बोला है dn, लेंथ ऑफ dn. ओके, एंड यहाँ तक ही बताया अभी तक मैंने. नाउ लेट अस सी, अब लेट अस सी फर्दर. अब यहाँ पर हो क्या रहा है, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ, ध्यान से सुनना, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ए बी क्या हो जाएगा, the magnitude of the rate of increase of phi at the point A in the direction AB, ये क्या हो जाएगा del phi over del r. क्यों हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर phi is changing only with r. okay, that is phi is changing only in the direction of r. So the magnitude of the rate of increase of phi, okay, at the point A in the direction AB is del phi over del r. okay, so और इसी तरह से in the direction AC क्या हो जाएगा, the magnitude of the rate of increase of phi at the point A in the direction AC, in the direction AC is del phi over del n. okay, so del phi by del n. यहाँ पर सिर्फ n के साथ चेंज हो रहा है, वहां पर r के साथ चेंज हो रहा है. ओके, सो लेट मी राइट डाउन the magnitude of
rate of increase of phi at the point A in the direction AB is equal to del phi over del r. Okay. Similarly, the magnitude of rate of increase of phi in the direction AC is del phi over del n. Okay. And now if theta is the angle between AB and AC, if theta is the angle between AB and AC, then you can write then del phi over del r, this is equal to, क्या लिख सकते हो उसको, del phi over, इसको क्या लिख सकते हैं, del r को del n by cos theta. यहाँ से okay, यहाँ से look at this triangle ABC. Okay, so from here we can write del phi over del r. तो मैंने del phi को as it is रख दिया, del r को मैंने क्या किया, del r और dr, इसका यूज यहाँ पर पार्शियल और उसको दोनों की तरह यूज करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल हो रहा है इसलिए. ओके, so del phi over del r is del phi over del n by cos theta. Okay, so now this thing equal to del phi over del n and times cos theta. Now cos theta की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, cos theta की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0 पर, क्योंकि cos theta is maximum at or 1 at theta equal to 0 and theta equal to 0 है. इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ look at this figure, theta equal to 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, it is, ये यहाँ पर आ जाएगा, so it is in the direction of unit normal, right, it is in the direction of unit normal. So now this maximum value of cos theta is the maximum value of cos theta is when theta equal to 0. Okay, right. So del phi over del r, this would be maximum, okay, for theta equal to 0. Theta equal to 0, इसका मतलब क्या हुआ, that is in the direction of n hat, is that right, and so and has the value therefore del phi over del n, okay, times n hat, right. यहाँ पर del phi over del n, del phi over del r क्या हो जाएगा, del phi over del n times n hat, and this is nothing but defined as the gradient phi. So gradient phi क्या हो गया, the maximum rate of increase of a scalar function phi
at any point, okay, in a scalar field. So the maximum rate of maximum rate of increase of phi at that point. Okay, so the gradient of a scalar field phi is a vector field, as you know, okay, whose magnitude at any point is equal to the maximum rate of increase of phi at that point, and whose direction is along the normal to the level surfaces at that point, that is in the direction of this maximum rate of increase. So this is the physical interpretation of gradient of a scalar field or gradient of phi. Okay, thus the maximum rate of increase of a scalar function, thus the maximum rate of increase of a scalar function phi at any point in a scalar field is given by the vector del phi over del n hat, and this is your gradient phi. Okay, thus the gradient of a scalar field phi is a vector field whose magnitude at any point is equal to the maximum rate of increase of phi at that point, and whose direction is along the normal to the level surfaces. So summary मैंने यहाँ लिख दिया है. Okay, so this is the physical meaning of gradient of a scalar field. Once again let us see it. Okay, मैंने क्या किया, to know the meaning of gradient of a scalar field I consider two level surfaces. इनको level surfaces बोलते हैं, एक के ऊपर एक जो रखी होती हैं. Okay, so we consider two level surfaces. Okay, so first surface पर वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर इसको मैं surface 1 एंड surface 2 बोल देती हूँ. सपोज ये फर्स्ट surface है, ये हमारी सेकेंड है. तो surface 1 पर स्केलर फील्ड है हमारा phi, okay, एंड surface 2 पर हमारा स्केलर फील्ड है phi प्लस d phi. okay, so एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो है इन दोनों सरफेसेस के बीच का, दैट इज AC, एंड उसको हमने लिया है लेंथ ऑफ लेंथ dn. सो एंड देन हमने क्या कंसीडर किया है, दैट वी कंसीडर ए पॉइंट A ऑन द सरफेस phi, okay,
or this first surface. So we consider a point A on first surface and उसका position vector कोई भी r है with respect to some arbitrary origin. Similarly surface 2 पर भी कोई point है जिसका कि position vector है r plus dr with respect to some arbitrary origin again. Then ये जो vector हो जाएगा A to B, this vector would be dr. Okay, so and यहाँ तक तो हो गया. अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई एट द पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ए बी. तो ये आर के साथ चेंज हो रहा है, सो दिस इज डेल फाई ओवर डेल आर. ओके, सिमिलरली यू कैन राइट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई एट द पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ए सी एंड दिस वुड बी डेल फाई ओवर डेल एन. ओके, देन फिर डेल फाई ओवर एंड थीटा को मैंने इन दोनों के बीच का ए बी एंड ए सी के बीच का एंगल लिया है. नाउ फिर मैंने क्या किया कि वी हैव आई हैव रिटन डेल फाई ओवर डेल आर. सो डेल फाई को तो मैंने एज इट इज रख दिया एंड ये जो डेल आर है मीन्स ये डी आर है जो के इसको मैंने क्या लिख दिया, डी आर इक्वल टू ये डेल एन वाई कॉस थीटा. इज इट क्लियर? फिर इसी को ही सॉल्व कर दिया तो ये डेल फाई ओवर डेल एन कॉस थीटा वेयर थीटा गोज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2. ओके, एंड नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 1. okay, which is at theta equal to 0. So this means this del phi over del r would be maximum for theta equal to 0. okay, और theta equal to 0 होगा, this means this would be in the direction of unit normal to the surface. okay, and this has the value therefore del phi over del n n hat. और इसी को ही हम डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई. नाउ यू कैन से टू मी कि हमने तो आपने कोई और डेफिनेशन बताई थी, यहाँ तो अलग ही दिख रहा है ये कुछ, तो वो डेफिनेशन इसी से आ जाती है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी. वो डेफिनेशन इसी से हम लिख सकते हैं, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है और वो हम इसको उसमें लिखते हैं. ओके, सो फाइनली दिस मीन्स द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड के इज, यहाँ पे बाय लुकिंग एट इट यहाँ पर यू कैन सी दैट इट इज ए वेक्टर. सो इट इज ए वेक्टर फील्ड के whose magnitude at any point is equal to the maximum rate of increase of phi at that point and whose direction is along the normal to the level surfaces at that point. तो जब भी कभी हमें जब भी हमें सरफेस का यूनिट नॉर्मल निकलवाना होता है तो हम क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं. जब भी हमें किसी सरफेस का नॉर्मल निकलवाना होता है तो हम उसका ग्रेडियंट करके हम निकाल देते हैं. ओके, सो अब तुम लोगों ने क्या डेफिनेशन देखी थी, ग्रेडियंट फाई की हमारी डेफिनेशन थी आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड. सो दैट इज इफ यू राइट नाउ हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैम नोट्स के लिए इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा या मुझे साथ? बेटा ये क्वेश्चन मुझसे बार बार मत पूछा करो. दिस इज मैथ्स, आपको समझना है. क्लास में आप क्या पीडीएफ नोट्स लेते हो? यही क्लियर करना था मैम कि हाँ, नहीं, क्लास में क्या करते हो आप, समझते हो ना, उसको समझते हो, बोर्ड पे से फिर उतारते हो. ओके, पीडीएफ नोट्स लेने की क्या जरूरत है, ये सारा कुछ किताब में दिया हुआ है. ऐसी कोई चीज नहीं है जो किताबों में नहीं दी हो, कहीं ना कहीं दी होगी, नहीं तो इंटरनेट पे दी होगी, कहीं ना कहीं दी ही होती है. ओके, तो आपको माइंड में समझना है, ना कि आपको पीडीएफ नोट्स लेने हैं. फिर भी अगर कोई रियली बहुत जरूरत होगी तब फिर मैं देखूंगी, लेकिन अभी से अगर पहले दिन से अगर आप ये कहोगे कि मुझे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो मैं नहीं देती हूँ. मैथ्स में मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन मुझसे बार बार नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप पीडीएफ नोट्स देंगे, आप पीडीएफ नोट्स देंगे. पीडीएफ नोट्स में भी कभी दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको समझेंगे ही नहीं. मैडम तो पीडीएफ नोट्स दे देंगी, तो वो तो सब बुक में लिखा ही हुआ है भाई.
आप किसी की भी किताब उठा लो, शॉम सीरीज उठा लो, या आप HK दास उठा लो, या हर एक में सॉल्व इतने सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में तो नहीं आ जाते हैं? आ जाते हैं क्या? उसको एक एक चीज को समझने में हमें टाइम लगता है, इवन हमें टाइम लगता है तो आपको भी लगता होगा। मतलब हम लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों से तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही होता है, तब भी हम लोगों को टाइम लगता है, तो आपको भी जरूर लगता होगा। तो आपको उन चीजों को समझना है, ना कि आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि बस PDF ले लें, दे देंगी मैडम या सर या जो भी कोई पढ़ा रहा है, ओके, एंड देन फिर आपका काम हो जाएगा। ओके ओके मैम, सॉरी। नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि देखो अगर आप जो है ना, वैसे भी क्या है, जब भी देखो मैथ्स करना हो आपको, कभी भी मैथ्स जब भी करना चाहिए हो आपको, तो आप कोई क्वेश्चन लिखो, उसके बाद उस किताब को बंद कर दो, उसको किताब को बंद करके सॉल्व करो। क्योंकि किताब को अगर खोल के देखोगे फिर उसके पन्ने ही पलटते रहोगे कि नहीं मैं ये और देख लूँ, वो और देख लूँ। तो अगर आप उसको अपना माइंड लगा के करेंगे तो वो आप भूलेंगे भी नहीं, वो आपको याद रहेगा। ये एज ऐसी होती है कि बच्चों को याद रहता है एकदम। ओके, हम लोग अब भूल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अब जो हमारी वो पावर है जिसको कि स्टोर करके रखने वाली, वो शायद उतनी नहीं होती है, लेकिन आप लोगों की होती है। ओके, इस वाली एज पर मेरी भी बहुत अच्छी थी रट्टाफिकेशन में भी, पूरी मतलब रट सकती थी मैं। बट अब कोई कहे तो मैं फेल हो जाऊंगी अगर मुझे रट के एग्जाम देना है तो, है ना। तो नाउ लेट अस सी दिस डेफिनेशन, ग्रेडियंट ऑफ फाई, जो कि हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा था। ओके, सो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी ग्रेडियंट फाई की। ओके, सो और वो क्या थी हमारी, ये हमने देखी थी आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल बाई प्लस के del phi over del z, where phi is a scalar field and phi is a function of x y z, right? तीन वेरिएबल का ये फंक्शन है। okay, then you can write gradient phi which is in this form। ये हमने अभी देखी थी लास्ट टाइम। ओके, नाउ लुक एट हियर, अब हमने क्या डिफाइन किया है, ग्रेडियंट फाई इक्वल टू, ग्रेडियंट फाई की अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी, डेल फाई ओवर डेल, क्या थी वो, डेल एन एन हैट। ओके, नाउ सपोज आई टेक इट्स I suppose I take a dot product of it with dr। okay, so if you take the dot product of this with dr, then this is del phi over del n, और यहाँ पर क्या आ गया आपका n hat dot dr। okay, now n hat is a unit vector। okay, so unit vector का क्या मतलब है, it has unit magnitude, so del phi over del n, और ये dot product है, so you can write magnitude of n times magnitude of dr, right, times cos theta। so if you take magnitude of n and magnitude of dr and cos theta, then magnitude of n is 1, so therefore you can write dr cos theta, right, लिख सकते हैं हम। okay, and now this thing equal to, okay, dr cos theta हमारा क्या है, dr cos theta, by looking at figure you can make out this, that this thing equal to dn del phi over del n, यहाँ से फिगर में से, okay, this is equal to, कहाँ गया,
sorry, dr ये dr cos theta is dn. So this means you can write it like this, and this is, let me write down d phi, क्योंकि यहाँ पर phi केवल n के ऊपर डिपेंडेंट है, so I can write it in this form, means total differentiation. तो d phi लिख सकती हूँ मैं इसको, and phi is a function of x by z, then I can write it as this is equal to del phi over del n, oh sorry, del x dx plus del phi over del y dy plus del phi over del z dz. पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपने देखा था, इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से, तो हमने लिख दिया. नाउ वी कैन ब्रेक इट इनटू टू, सो आई कैन राइट इट एज आई del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z, and I take dot product of this with I dx plus j dy plus k dz. Okay, so if you write down like this, then this is nothing but dr. Okay, so this is equal to I, this whole thing, I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z, and dot product of this with dr. And now look at left hand side. Left hand side पर हमारा क्या था, grad phi dot dr, grad phi dot dr. So if you compare left hand side and right hand side, comparing left hand side and right hand side, then you get del phi, oh sorry, gradient phi, which is your definition. ओके, सो ये डेफिनेशन आपने देखी हुई है, इस डेफिनेशन को मेरे को फिर से बताने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. सो मैम ये समझ में नहीं आया, डेल फाई बाई डेल एन इनटू डी एन को मैम डी फाई कैसे लिया मैम? कहाँ पर? ये ज्योमेट्री से cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये नहीं मैम. हाँ, कहाँ? ये यस मैम, कहाँ पे मैम? ये डेल फाई, यस मैम, थर्ड स्टेप में ये वाला, इससे यहाँ क्या से आया? नहीं मैम, इसके बाद ये डी फाई कैसे हो गया मैम? डी फाई इसलिए हो गया क्योंकि डी फाई हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज एफ कोई फंक्शन है जो कि एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, एफ एक्स, तो अगर तुम इसका टोटल डिफरेंशियल लिख रहे हो तो कैसे लिखते हो? डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स, और बाई और जेड है ही नहीं तो लिखोगे कैसे? और इसको तुम लिख सकते हो डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स. ओके, इसको डी को और इसको हम यूजुअली यूज करते रहते थे, तो इसको तो भूल जाओ. अब इसको देखो सिर्फ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये एन के ऊपर, और कोई वेरिएबल है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने इसे डी फाई लिख दिया. ठीक है, ओके. सो नाउ मे बी वी कैन have questions, one or two for gradient. So just let us take few examples. So ये था इसका physical interpretation gradient का. Okay, find a unit normal
to the surface x square by plus 2xz equal to 4 at the point 2 minus 2 3. Okay, find a unit normal to the surface. तो सरफेस हमें दी हुई है, okay? सरफेस हमें दी हुई है और हमें क्या निकलवाया है, यूनिट नॉर्मल एट द पॉइंट 2 minus 2 3. ओके, सो फाइंड आउट करो. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फाई इज गिवन टू यू. फाई हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस हमें दी हुई है, दिस मीन्स हमें फाई दिया हुआ है. हमने सरफेस को फाई से डिनोट किया है ना, इसमें तो मैं फाई बोलूंगी यहाँ पर. सो हमें फाई दिया हुआ है. ओके, फाई क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बाई प्लस 2xz माइनस 4. ये तो आपकी सरफेस हो गई. और पॉइंट भी दिया हुआ है एक्स बाई जेड पॉइंट हमें क्या दिया है, ये क्या दिया है हमें पॉइंट, इसको P बोल दो. ये हमें दिया हुआ है 2 minus 2 and 3 एंड यूनिट नॉर्मल निकलवाया है. दिस मीन्स कि हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस. एंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस जब भी हम कभी भी निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं इसमें, ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फील्ड. तो हमारा स्केलर फील्ड यहां पर क्या हो गया, फाई. राइट, सो हमें सिर्फ यहां पर क्या निकालना है. सो हियर वी हैव टू फाइंड gradient phi. What is gradient phi? This is the maximum rate of increase of phi in the direction of unit normal. Okay, gradient phi का यही है ना physical meaning. So it is the maximum rate of increase of phi in the direction of unit normal. So it is a unit normal to the surface. So unit normal to the surface जब कभी भी निकालना हो हमें, तो हमें gradient फाई निकालना पड़ता है. ओके, जहाँ पर फाई सरफेस को डिनोट कर रहा है. ओके, सो ग्रेडियंट फाई कैलकुलेट कर लो, वो कैलकुलेट करना तुम्हें आता ही है. सो ग्रेडियंट फाई कर लो, फिर उसका यूनिट नॉर्मल करना है तो फिर क्या करेंगे हम, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे. सो पहले ग्रेडियंट फाई कैलकुलेट करो. सो ग्रेडियंट ऑफ क्या दिया हुआ है हमें, फाई एक्स स्क्वायर बाई प्लस 2xz माइनस 4. सो फाइंड आउट करो फटाफट, तुम्हें पता ही है कैसे करते हैं. सो जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड टाइम्स दिस होल थिंग, राइट. सॉरी, इट्स someone is asking something. Okay, so now this is I and find out this is 2x. Okay, I del over del x of this thing. So 2x plus 2z, okay, plus j del by. So ये क्या आ गया, del over del by. So x square यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है. So x square, okay, plus k and del over del z now operates on this. तो ये क्या हो गया, इसमें नहीं है z, यहाँ पर क्या है हमारा 2x. सो ये 2x आ गया. अब हमें क्या दिया है, एट द पॉइंट दिस. सो एट द पॉइंट क्या था वो, 2 minus 2 3. सो नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x by z. नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x by z देन दिस इज माइनस 2i प्लस 4. कहाँ पे, हाँ आएगा. आई एम सॉरी, डेफिनेटली आएगा. ओके, प्लस 4j प्लस 4k. तो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आएगा ही आएगा. सो क्योंकि यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो बाई तो एज इट इज आ जाएगा. सो दिस इज 2x बाई. यू आर राइट, थैंक यू सो मच. ओके, सो ये आ गया आपका ग्रेडियंट फाई. सो ग्रेडियंट फाई आ गया. अब हमें क्या निकालना है,
यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये हमारा आया नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमारा आया नॉर्मल टू द सरफेस। अब हमको निकालना है यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। सो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर unit normal to the surface is gradient phi। gradient phi मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, gradient phi is a gradient of a scalar field is a vector field, so gradient phi whole क्या हो जाएगा आपका vector, so gradient phi divided by its modulus of gradient phi। सो बस अब निकाल दो जो भी आपका वेक्टर, तो आपने निकाल ही लिया, सो जस्ट कैलकुलेट कर दो जो भी कुछ है ना, +4j +4k डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, सो -6 ओके 4 स्क्वायर। सो ये जो कुछ भी आया वो आपका आंसर हो गया। ओके सो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ओके तो जब भी कभी आपको यूनिट नॉर्मल या नॉर्मल टू द सरफेस निकलवाया है, तो आप नॉर्मल टू द सरफेस निकलवाया है तो इमीडिएटली आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर देते हैं। ओके नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। find the angle between the surfaces x square plus y square plus z square equal to 9 and z equal to x square plus y square -3 at the point दिया हुआ है 2 -1 2। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस दिस एंड दिस एट द पॉइंट दिस। तो एंगल, किसी भी दो सरफेस का एंगल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, या तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे या तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे टू दिस सरफेसेस के। सो या तो टेंजेंट के बीच में निकालोगे या तो नॉर्मल्स के बीच में निकालोगे। सो यहाँ पर बिकॉज हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मल के बीच में निकालते हैं। ओके सो एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, तो फर्स्ट सरफेस पे भी आपने कोई एक ये यूनिट नॉर्मल लिया और सेकंड सरफेस पर भी सिमिलरली आपने यूनिट नॉर्मल लिया और उन दोनों के बीच का आपने एंगल कैलकुलेट कर दिया। देन दिस मीन्स यू उनके दोनों सरफेस के बीच का कैलकुलेट हो गया। ओके सो अगर पहली सरफेस को मैं बोलती हूँ लेट अस से φ1, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, दो सरफेस दी हुई हैं। तो एक तो दिया हुआ है φ1 सरफेस हमारी क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9, ये पहली सरफेस हो गई। और दूसरी सरफेस हमें क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -z-3, दूसरी सरफेस दी हुई है। ओके सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों सरफेसेस के लिए ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। ओके सो नॉर्मल टू दीज सरफेसेस कैलकुलेट करना है एंड देन एंगल कैलकुलेट करना है। ओके सो ए नॉर्मल टू दिस सरफेस φ1 कैलकुलेट करो, नॉर्मल टू द सरफेस φ2 कैलकुलेट करो। बताओ क्या आया, ए नॉर्मल तो आंसर बोल दिया आपने, आंसर नहीं, ए नॉर्मल टू द सरफेस φ1 एट द पॉइंट हाँ ये ठीक है, एट 2 - 1 2।
इज ग्रेडियंट फाई 1, और ग्रेडियंट फाई 1 अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, ग्रेडियंट फाई आपको कैलकुलेट करना आता है, सो कैलकुलेट इट योर सेल्फ एंड देन इट कम्स आउट टू बी 4i माइनस 2j प्लस 4k। ओके, किसने बताया था ये, क्या नाम है आपका? करिश्मा। सो करिश्मा ने बताया था, विच इज करेक्ट, सो मैंने लिख दिया। सिमिलरली कैलकुलेट ए नॉर्मल टू द सरफेस फाई 2। ओके, सो ए नॉर्मल टू द सरफेस फाई 2 भी कैलकुलेट कर दो। ए नॉर्मल टू द सरफेस फाई 2 अगेन एट दिस पॉइंट। ओके, सेम पॉइंट पे दोनों सरफेसेस में हमने कैलकुलेट किया। मुझे पता नहीं, मैं तो करती जा रही हूँ, मुझे थोड़ी पता है, मैं देख करूंगी तब पता चलेगा। वो तो तुमको किताब में से पता चल गया होगा या तुमने करा होगा, राइट? सो ये क्या आ गया, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। क्या बता रहे हो तुम लोग, क्या आ गया? सो नाउ हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ, क्योंकि दो वेक्टर आ गए, सो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, राइट? हाँ बताओ। हाँ, सेकंड वाला जो ये ग्रेडियंट है इसमें माइनस 4i कैप और प्लस 2j कैप आएगा। माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप है, माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस के आएगा, ठीक है? 4i माइनस 2j माइनस के आएगा, प्लस मैंने गलत लिख दिया था। ओके, एंड इसमें कोई गलती नहीं है, आई एम 100% करेक्ट। सो इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, एंड देन सो मैं ये दिस इज phi 2 which is equal to modulus of this, modulus of this times cos theta. So calculate it, जो कि कुछ बच्चों ने कैलकुलेट कर भी लिया है। क्या आया था बताओ कोई? हाँ, 8y, हाँ क्या है बोलो ना। 8 स्क्वायर रूट ऑफ 21, ये इसका आंसर है, ठीक है? एनीवे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो मेरा आपको बताने का पर्पस ये है कि जब भी इसका इस तरह का क्वेश्चन आता है तो या तो आप टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं या तो आप नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ नॉर्मल की क्योंकि बात हो रही थी इसलिए नॉर्मल कैलकुलेट किया है। सो यू कैलकुलेट नॉर्मल बिटवीन दीज टू सरफेसेस, एंड जो नॉर्मल बिटवीन दीज टू सरफेसेस है वो उनके बीच में जो एंगल होगा दोनों सरफेस की नॉर्मल्स के बीच में, दैट इज योर एंगल। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको इस तरीके से। ओके, अच्छा, ग्रेडियंट फाई के एक आध क्वेश्चंस और कर सकते हैं इफ यू लाइक, अदरवाइज फिर वी कैन कम टू द नेक्स्ट थिंग। 47 तो हम क्लोज कर लेते हैं अब, ठीक है? ओके, सो वी डू इट नाउ नेक्स्ट टाइम, सो वी क्लोज इट हियर। आज मैंने अटेंडेंस लिख भी ली थी एंड यहाँ से भी मुझे लगता है शायद आ जाएगी, मेरे पास आ गई है अटेंडेंस। अब आप उसका वो लिख देना, मेरे पास अटेंडेंस आ चुकी है, तो आप अपने रोल नंबर लिख देना इसमें जो सो नाउ आई क्लोज इट। ओके मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है मैम, वो पीछे से है, मतलब पीछे है।
कहाँ पे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे ना बहुत पीछे मैम, नई स्लाइड पर आप बस सोल्व करके बताना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इतने पीछे का? उसी समय क्यों नहीं पूछा? मैम अब मैं ना उसको दोबारा तक डाल पेपर नहीं, पर ऐसे थोड़ी होता है तुम देखोगे 10 दिन बाद, मैं तो भूल जाऊंगी ना। हाँ बताओ। मैम इसमें आपने जो बताया था ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहाँ? टू, एक मिनट, वेक्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का? हाँ ये जो अपने प्रॉपर्टी नहीं करे थे हाँ हाँ हाँ, ये कराई है जो। ए क्रॉस बी हाँ क्रॉस सी हाँ इक्वल्स टू ए डॉट सी एंड डॉट बी माइनस बी डॉट सी डॉट ए। हाँ, ये कराई थी, ये है। मैम इसका आई कैप ही प्रूफ करके दिखाओ आप। मैम इसमें मेरे को प्रूफ में दिक्कत आ रही है, इसमें मतलब वैल्यूज तो सेम आ रही है बट किस चीज़ का करके दिखाओ? मतलब ये प्रूफ नहीं हो रहा मैम। ये किया तो हुआ है, इसमें क्या नहीं हो रहा है? इसमें तो मैंने करके दिखाया हुआ है, ये करके तो दिखाया। मैंने 2 बार किया, इसमें साइन चेंज आ रही है मतलब वैल्यू सेम आ रही है बट क्यों आ रही है तुम्हारी साइन चेंज? ये देखो, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है, ये प्रूफ करना है ना तुम्हें जो लिखा हुआ है। नहीं मैम ये थोड़ा हाँ, दूसरा वाला। नहीं वो ए क्रॉस बी ब्रैकेट में ए क्रॉस बी एंड क्रॉस सी सिर्फ वो वाला ए क्रॉस सी कहाँ है? प्रोडक्ट में आ गया आपको मैम। अच्छा, 3 प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये वाला नहीं, और पीछे ये वाला। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हाँ ये जो ये फर्स्ट वाला है ना इसमें ये ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी या फिर ये सेकंड वाला कर लीजिए। तो एक तो मैंने ऑलरेडी करके दिखाया था बेटा। मैम थोड़ा सा बस यहाँ पे एक बार स्टॉप करना। हाँ, मैम इसमें आपने प्लस जे जो ले रखा है इसमें प्लस क्यों आया मैम? कहाँ ले रखा है प्लस? आई ये माइनस क्यों नहीं किया? किधर? आपने बी क्रॉस सी निकाला ये वाला, ये जो इसका ये किया है डिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट में। अरे भाई, ये तो मैंने पहले दिन ही आपको बताया था। ये डिटर्मिनेंट में मेरे को बचपन से जैसे होता है ना, संस्कृत के श्लोकास जो याद करते हैं ना, तो हम लोग को जैसे उल्टे सिखाए गए थे। यूजुअली तीता है अंति बताते हैं, और हम लोगों को मी वहाँ से सिखाया गया था। तो क्या है कि वो हमको वही माइंड में याद है बिल्कुल। इसी तरह से मुझे इसमें प्लस से ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्लस से लिख देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा मल्टीप्लाई उल्टा करती हूँ। तो यहाँ पर हमेशा माइनस को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ अंदर। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? वो तो बाहर ले लो, तो वो उसमें सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही हो गई। नहीं मैम अगर माइनस बाद में कर अगर इसको माइनस जे करते हैं ना तो माइनस जे करोगे तो यहाँ उल्टा करोगे, एक ही बात तो है। तो अगर माइनस जे करोगे तब फिर इसको, अगर माइनस जे करना है तो फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे, बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स। समझ गए? मैं दोबारा करूँगा। हाँ बिल्कुल करना है, इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर बार बार करो, तभी तो अपने हाथ से करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना मैं क्या कह रही हूँ? इस माइनस को तुम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रखा है मैंने, और क्या किया है? कुछ नहीं किया। इस यहाँ माइनस लगाने की बजाय अंदर ले लिया है, उसमें क्या है? ठीक, ओके मैम, थैंक यू। okay, so thank you to you all. I close it now. मैम नमस्ते। Namaste.